एक दिन पहले तक लग रहा था कि शेयर बाजार को जितना गिरना था वो गिर गया है, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ऊपर नहीं जाए तो कम से कम इससे तो ज़्यादा नहीं गिरेगा। और पिछले 4-5 दिन जो गुजरे ना, तो कुछ वैसा ही संकेत मिल रहा था। लेकिन हफ्ते का आखिरी दिन अचानक फिर से बाजार ने गिरना शुरू कर दिया, और इतना गिरा आखिर तक कि अब शायद कोई यकीन के साथ ये नहीं कह पा रहा है कि आगे अब बाजार यहाँ से क्या रुख अपनाएगा। और गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी बड़ी घटना भी नहीं घटने वाली है जिससे बाजार अनजान हो। जो कुछ होने वाला लगभग तय है। अब ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं एफआई को कुछ और दिख रहा है, क्योंकि एफआई जो विदेशी लोग हैं वो अभी भी बेचने के मूड में है। अब पता नहीं वो किस तूफान की आहट उनको दिख रही है। और इस बीच एक और ट्रेंड जो काफ़ी दिन से चल रहा है, अच्छी अच्छी कंपनियों के प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं। अब देखिए ना, बेचे चाहे एफआई, बेचे चाहे प्रमोटर, खरीद तो रहा है रिटेलर ही ना। तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि चाहे सीधे खरीदे या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए खरीदे, लेकिन रिटेलर ऐसे मौके पर जब खरीदता है तो क्या वाकई वैल्यू बाइंग कर रहा है या फिर कहीं फंस तो नहीं रहा है। और इस बीच जीएसटी में बड़ी कटौती का ऐलान हो गया। अब घरेलू खपत वाली कंपनियों में एक उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा जंग गई है। तो आप अगर पैसा लेकर बैठे हैं तो क्या करें, और ऐसे तमाम सवालों का जवाब देंगे आवाज़ अड्डा में आज। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय, और हमारे साथ इस कोशिश में शामिल होंगे मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय साहब, जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वीपी गौरांग शाह साहब, एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह जी, इक्वेंटिस रिसर्च एंड रैंकिंग के सीआईओ जसप्रीत सिंह अरोड़ा जी, और हमारे यानी सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अनु सिंघल साहब आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि मैं डेली सुबह और शाम में आपकी कमेंट्री देख रहा था। तो जो बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली थी पिछले किस दिनों तक, आखिर के दिन में वो तेज़ी गायब हो गई। ठीक ठाक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। तो क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जितने सारे फैक्टर हमने काउंट किए थे कि ट्रम्प टैरिफ लगा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ तो हो चुका है। अब टैरिफ की डेट आएगी 27 को, भी सबको पता है। अब 50% का ऐलान हो गया है। 50 से 75 कर दें, 100 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब 50 हो ही गया तो उससे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आखिर बाजार को अब डर किस बात का? क्योंकि हम तो मान के चल रहे थे वो फैक्टर कर चुके हैं सारे चीज़ों को बाजार, फिर भी बाजार गिर रहा है। देखिए लक्ष्मण जी, फ्राइडे के मूव से मैं भी सरप्राइज हुआ। फ्रैंकली बोलूं तो आज सुबह एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि काफ़ी समय से एक तेज़ी चली आ रही है निफ्टी में, पॉइंट टू पॉइंट 600-700 पॉइंट की क्लीन रैली मिल चुकी है। और आज सुबह एक व्यू यही था कि आज अगर गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से बता रहा है, अगर वीक शुरुआत हो तो वो कल के लो के हम आसपास अगर खुले तो वहाँ पर एक अपने प्रॉफिट को बुक करें। लेकिन उस समय ये अंदाज़ा नहीं था कि आज निफ्टी 200 पॉइंट गिर जाएगा। अब इसके कारण अगर गिनाने पे आए, क्या वीकेंड से पहले मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस थी। अगले हफ्ते याद रखिएगा वो 27 तारीख की डेडलाइन भी आ रही है, जो यूएस टैरिफ वाला मामला है। आज सुबह भी उसको लेकर कुछ और बयान आए, शायद उसकी वजह से थोड़ी अनसर्टेनिटी थी। कुछ मार्केट को लग रहा है कि जो जीएसटी कट के बाद तेज़ी हुई थी, अब शायद वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। अभी पूरे डेटा पॉइंट्स क्लियरली आए नहीं है कि किस तरीके से जीएसटी कट पैन आउट होगा। कुछ मार्केट को ये रिस्क भी लग रहा है, जो हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, कि जीएसटी कट पे ठीक है रैली तो हो गई, लेकिन नियर टर्म में अगर लोग अपनी परचेजेस को पोस्टपोन करेंगे तो क्या वो नेगेटिव होगा। शॉर्ट पॉइंट ये है कि हर दिन के मूव को जस्टिफाई तो किया नहीं जा सकता। हफ्ता ये फिर भी मार्केट के लिए अच्छा रहा, पिछला हफ्ता भी अच्छा था, ये हफ्ता भी अच्छा रहा। अच्छा, आज भी अगर आप देखें तो ज़्यादा दिक्कत लार्ज कैप में थी, मिड कैप तो ठीक ठाक थे। इस हफ्ते मिड कैप में 2% से ज़्यादा के रिटर्न्स रहे। हाँ, ये जरूर है कि एक निफ्टी पर एक क्रूशियल लेवल है 24,800। अगर अगले हफ्ते हम उसके नीचे आए तो फिर इस पूरी की पूरी तेज़ी के अरेस्ट होने का एक रिस्क रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर दिन के गिरावट को तो जस्टिफाई करने का कोई बहाना ढूंढा नहीं जा सकता। बाजार है, कभी गिरेगा कभी चढ़ेगा। लेकिन ये क्या किसी ट्रेंड की ओर, किसी बड़े घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रहा है क्या, सुदीप बंदोपाध्याय साहब? लक्ष्मण जी, देखिए, मैं दो चीज बताना चाहूंगा। पहली बात तो है, बाजार में बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो बाजार शायद पूरा अभी भी फैक्टर इन नहीं कर चुका है। पहली बात तो यह है, देखिए, एक रेटिंग अपग्रेड हुआ है एसएनपी की तरफ से। इस पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये आई थिंक लंबी अवधि के लिए बहुत पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और इसके लिए इंडिया बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। और इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो ग्लोबल मार्केट्स में रेज होते हैं, वहां पे अच्छे रेट मिलेंगे। इंडिया का ओवरऑल रेटिंग अच्छा होने के कारण
वहां पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोरोइंग का रेट भी अच्छा होने की संभावना है, ओवरसीज बोरोइंग अगर कभी भी करना पड़े। और सेंटिमेंटली भी ये बहुत पॉजिटिव है। पीएमआई के आंकड़े जो आए वो भी बहुत अच्छे थे। तो ये दोनों फैक्टर हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। जीएसटी कट की तो बात हो चुकी है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। आरबीआई ने ब्याज दरें घटाया है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, ट्रांसमिशन हो रहा है, ये सब फैक्टर्ड इन है। साथ साथ ये भी फैक्टर्ड इन है कि ये टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटी, टैरिफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम, ये फैक्टर्ड इन है। और साथ में फैक्टर्ड इन ये भी है कि एफआईआईज बहुत जबरदस्त बेच रहे हैं। तो ये सारा चीज फैक्टर्ड इन है, दो चार पॉजिटिव्स पूरा फैक्टर्ड इन नहीं है। इस माहौल में बाजार एक लेवल तक ऊपर जाने के बाद मुझे तो लगता है, जैसे अनुज जी ने बोला, हर मूव का एक्सप्लेनेशन बहुत मुश्किल होगा, पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिला है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से इंडेक्स बढ़ा है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट शायद लोग बुक कर रहे थे, और ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं आई वोंट बी सरप्राइज अगर हम मंडे जब आएंगे फिर वापस मंडे बाजार ऊपर जाना चालू हो जाए, सब्जेक्ट टू ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल इवेंट फ्लोज नॉट बीइंग टू नेगेटिव। साथ साथ और एक खास बात पे भी मैं ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि है, देखिए, बाजार नीचे गया, बाजार ऊपर आया, फिर थोड़ा करेक्शन हुआ, पर हमारे यहाँ जो पी मल्टीपल्स है वो आज भी अच्छा खासा पी मल्टीपल है। ऐसा नहीं है कि बाजार बहुत सस्ता हो गया है। तो कभी कभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जस्टिफाइड नहीं है या जस्टिफाइड है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि रिलेटिवली मल्टीपल हाई है, थोड़ा बहुत एग्जिट लेना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और शायद इसीलिए बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ये मल्टीपल हाई है इसलिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, इसके अलग अलग लॉजिक लोग देते हैं। कहते हैं कई बार जब कैश फ्लो ज़्यादा होता है तो इस मल्टीपल हाई के फॉर्मूले को भी कई बार सरपास कर जाता है। लेकिन आपने जो फैक्टर गिना है तो मैं ये समझ पाया कि नेगेटिव फैक्टर बहुत कम है या ना के बराबर है, पॉजिटिव फैक्टर बहुत ज़्यादा है जिसको बाजार अभी तक फैक्टर इन नहीं कर पाया है। तब तो बाजार को तो कम से कम यहाँ से राहत की सांस लेनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। गौरांग शाह साहब। नमस्कार लक्ष्मण जी, इस मंच पर आमंत्रित जी करने के लिए नमस्कार। आपको खूब धन्यवाद। सभी महानुभाव को हमारा प्रणाम और सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो देखिए, ये निवेश की जो परिभाषा है, ये निर्भर करती है कि निवेशक का नजरिया क्या है। जैसे अनुज भाई ने बताया, जैसे सुदीप भाई ने बताया, छोटी मध्यम अवधि में दिक्कतें हैं, इस पे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन लंबी अवधि में क्या दिक्कतें किस बात की हैं, मैं समझना चाहता, दिक्कतें किस बात की हैं? दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत तो अगले हफ्ते, जैसे आपने बताया कार्यक्रम की शुरुआत में टिप्पणी करी, 27 तारीख को वो जो बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप बैठे अमेरिका में, वो निर्णय लेंगे। हाँ, 25 है, 50 है या 75 है, क्या पता। और अगला हफ्ता छोटा होगा क्योंकि उसी दिन गणेश चतुर्थी है, तो बाजार बंद रहेगा। हाँ, एक तो उसका अनिश्चितता का वातावरण है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने पहली तिमाही के नतीजे देखे, जो पहली तिमाही के नतीजे पहले आधे में हमने देखे, वो थोड़े बहुत निराशाजनक थे। दूसरे आधे में थोड़े बहुत आसार सुधरते हुए नजर आए। और हम्म, लगातार सुदीप भाई ने बताया, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली। तो हम हमेशा जब विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की बात करते हैं तो हम दूसरा हिस्सा भूल जाते हैं कि स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी की। जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरे ख्याल से जितना गोरों ने बेचा उससे तो ज्यादा ही खरीदारी मेरे ख्याल से स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने। और एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था 2 दिन पहले, करीबन 1,50,000 करोड़ की बिकवाली विदेशी संस्थागत निवेशकों की नहीं, जनवरी 2025 से लेकर के आखिर के तारीख तक, वो उससे थोड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये थोड़ा बहुत और ये जो उठापटक होती है, देखिए बाजार को एक चीज लक्ष्मण जी पसंद नहीं आती है, वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो जब तक ये पूरा क्लैरिटी नहीं हो जाता है, जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को जो करना है वो कर देते हैं। आज मैं पढ़ रहा था, वो पीटर नवारो जो उनके सलाहकार है, वो बता रहे थे कि भारत को रशिया रूस से तेल लेने की जरूरत नहीं है। अभी अब कहीं ना कहीं किसी प्रकार का प्रोपोगंडा खड़ा करने की बात हो रही है। और कभी ट्रंप साहब से टिप्पणी आती है तो कभी उनके जो सलाहकार है उनके तरफ से टिप्पणी आती है। तो ये जो वातावरण खड़ा होता है, ये थोड़ा बहुत बाजार को अस्थिर कर देता है। मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा स्थिरता लौटने के लिए। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूं लक्ष्मण जी, नजरिया अगर लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से बहुत ताकत लगा करके नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत खरीदारी, जो क्षेत्र है जहां पर घरेलू संकेत के ऊपर ज्यादा निर्भर है, उनको लेकर के आपको थोड़ा बहुत
निवेश करना शुरू बिल्कुल करना। इस पे मैं आऊँगा कि निवेश कहाँ पे करें, लेकिन यह है कि जो फैक्टर आपने बताया ना गौरांग शाह साहब, वैसे आप तो बहुत अनुभवी हैं, लेकिन यह है कि सारे फैक्टर के बारे में पता है। 27 तारीख को भारत पर 50% टैरिफ लगा देगा यूएस, वो पता है। सीनियर एडवाइज़र जो भी हैं वो कह रहे हैं कि यूएस रशिया से तेल मत खरीदना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री हमने साफ कह दिया कि खरीद रहे हैं, हमारा कमर्शियल डिसीजन, इसमें आपका कोई चलेगा नहीं, बहुत लॉजिक दिया जा चुके हैं। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब अनिश्चितता इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। ट्रम्प साहब जब तक हैं तब तक अनिश्चितता ही मान के चलिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या अनुराग सिंह जी? हाँ, लक्ष्मण जी देखिए, एक 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 कहावत है मार्केट्स में, यहाँ बड़ी चर्चित होती है। देर आर नो बैड स्टॉक्स, देर आर ओनली बैड प्राइसेस। मतलब क्या है कि कोई स्टॉक बुरा या अच्छा नहीं होता, सिर्फ प्राइस अच्छे और बुरे होते हैं। हम्म? मैं कल एक डेटा देखा, देखिए आपके चैनल पे करीब अब 4 एक साल से मैं आ रहा हूं। कई बार दर्शकों को लगता है कि हमेशा ही बेयरिश नजरिया होता है। देखिए, लाइकवाइज आई वांट टू से देयर आर नो बैड मार्केट्स, ओनली बैड प्राइसेस। और हर समय दौर आते हैं। मैं यूएस मार्केट्स में काफी बेयरिश था नवंबर 2023, और ट्विटर पे मैंने पोस्ट भी किया कि नाउ आई एम टर्निंग बुलिश, 50% कैश टू 100% ऑल इन। नतीजा सही रहा है। इंडियन मार्केट्स में स्टेबल हूं, कॉशियस हूं, लेकिन अभी बहुत बुलिश फेज नहीं आया है। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, जब 4 साल हमें हुए हैं, मुझे करीब अक्टूबर 2021 से, निफ्टी तब था, और मैंने तब एक डेटा जस्ट क्विकली कंपेयर किया निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500। तो निफ्टी था 18,300 पे और निफ्टी 500 था 15,400 पे। ये अक्टूबर पीक की बात है 2021 में। तकरीबन जैन तक भी इंडियन मार्केट वहीं पे वापस आ गया था। अब से 4 साल अभी, लक्ष्मण जी, निफ्टी का रिटर्न रहा है 8%, निफ्टी 500 का रिटर्न रहा है 10%। वो कितना है? तकरीबन हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से रहा है, राइट? उसमें इन्फ्लेशन भी शामिल होता है। कहने का मतलब ये है दैट रिगार्डलेस ऑफ 4 साल से मैं कॉशियस या बेरिश चल रहा हूं, तमाम एक्सपर्ट्स बुलिश चल रहे हैं, रिटर्न्स देखिए वही है जो नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ है, 8 से 10%। एक्स्ट्रा रिटर्न्स नहीं है। तो कहने का मतलब ये है लक्ष्मण जी के वो प्राइजेस जो पीक हो गए थे, वहां से आप 22-25 पीई पर अगर पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको रिटर्न्स बनाना किसी भी मार्केट में बहुत मुश्किल होता है अगले 4-5 साल के लिए। और जब तक आप उस लेवल पे खरीदेंगे जो भी सामान, स्टॉक स्पेसिफिक छोड़ दीजिए, मैं एसआईपी इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं जो ब्रॉडर इंडेसेस और मार्केट पे इन्वेस्टेड रहते हैं, तो वो रिटर्न्स नहीं बनेंगे। इस पर एक और छोटी बात ऐड कर दूं लक्ष्मण जी के, सो बाय द वे, आज भी इट्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द मार्केट्स। सिर्फ जो नॉमिनल ग्रोथ है जीडीपी की 10%, और अब तो शायद 9% रहे क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ गया है, वो ही रिफ्लेक्ट करेगी आपके मार्केट्स में। डाउनसाइड रिस्क हमेशा थोड़ा ज्यादा बना रहेगा, अपसाइड रिस्क उससे ज्यादा नहीं है, राइट? तो ये मोटा मोटा ये इक्वेशन है। एंड दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट प्लीज सेटअप एक्सपेक्टेशंस को 10% के रिटर्न पे एक्सपेक्ट कीजिए, पुराने नंबर मत लगाइए, इन्फ्लेशन भी अब कम है। एक एक और मेजर सेइंग है लक्ष्मण जी, विच इज के मार्केट में सबसे खराब रिटर्न्स उसके बनते हैं जो प्रिडिक्टेबल बायर होता है। देखिए, ये रोज यहाँ मोल भाव होता है, ट्रेडिंग होती है। जब आप प्रिडिक्टेबल बायर बन जाएंगे तो आपको सबसे खराब प्राइसेस मिलेंगे, क्योंकि अगला उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। ये जो और ये दिस दिस आई फुली अप्रिशिएट एसआईपी एंड एवरीथिंग, बट ये फिनोमेना ना सिर्फ यूएस मार्केट के एसएनपी को और 401k के रिटर्न्स को देख के एक्स्ट्रापोलेट कर लिया है। ये और किसी मार्केट में ग्लोबली पैन आउट नहीं हुआ है ऑन अ लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी। इंडिया में जस्टिफाइड हो जाता है बिकॉज हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी है, तो वो रिटर्न तो ऊपर ही दिखेगा, क्योंकि साल 7-8% तो इन्फ्लेशन ऐड हो जाता था एटलीस्ट 90s में और 2000s में, राइट? ये जो निफ्टी का 12% का रिटर्न है सिंस इंसेप्शन 1994 से 40 साल तक, 12% का रिटर्न है
निफ्टी लेवल पे, और निफ्टी 500 का 11 है। इसमें आधे से ज्यादा, लक्ष्मण जी आपके चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, आधे से ज्यादा इन्फ्लेशन है। मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया 1994 से सीपीआई इंडेक्स को लेकर के, आधे से ज्यादा इसमें इन्फ्लेशन ही शामिल है इस 12 में। ओह, कुल मिला के अगर हम समराइज करें तो आई थिंक ये प्राइसेस ठीक हैं, इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है, लेकिन 8 से 10% रिटर्न का कुल मिला के वो बनता है, मूल सिचुएशन बनती है। और बायर को कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर आप बायर में एसआईपी फ्लो हमेशा हर महीने प्रिडिक्टेबल हो जाएगा तो सेलर उसी हिसाब से प्लान करेगा। जो आपने शुरू में बात कही, मैं तो काफी समय से कह रहा हूं कि प्रोमोटर एंड एफआईआईज विल कंटिन्यू टू सेल बिकॉज दे नो कि बायर तो आ ही रहा है, वो प्राइस तो देख ही नहीं रहा है। छोटा मोटा एक मोटा सा सजेशन है, इससे बियॉन्ड हम जा नहीं सकते हैं जी। नहीं तो कुल मिला के आपकी बात को अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो ये वैल्यूएशन का पूरा मामला है, हमें और थोड़ा सा सस्ता होना पड़ेगा, तब जाके हम ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लेस हो सकेंगे, क्या ये कहें? बिल्कुल, और उसमें बुराई क्या है? अगर आज मार्केट 20-25% टैंक करता है तो एसआईपी इन्वेस्टर्स की तो बल्ले बल्ले है, उनको पैसे आज थोड़े निकालने हैं, उनको तो व्हाई शुड एसआईपी इन्वेस्टर कम एंड चीयर मार्केट राइजिंग एवरी डे? वो तो और गलत है। मैं कहूंगा टूट टूट जाएगा, क्योंकि 20 साल बाद उनको रिटर्न्स बेहतरीन मिलेंगे, आज के प्राइसेस पे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपका मैसेज है कि क्यों एफआई बेच रहा है, क्यों देखिए सब कुछ इट्स ऑल देयर, राइट? तो वी हैव टू सी। ठीक है, इस पे मैं आऊँगा फिर से भी। आपने एक और बात कही कि एफआई बेच रहा है, प्रोमोटर बेच रहा है, चूँकि पता है बायर तो मिल ही रहा है। इस पे मैं अलग से डिस्कस करूँगा आपसे इसी शो में। लेकिन एक चीज़, जसप्रीत अरोड़ा साहब, जो एक्सप्लेनेशन अभी अनुराग जी ने दिया इस गिरावट या फिर कहें कि इस ठहराव का, आप कितने सहमत हैं इससे? डेफिनेटली गुड इवनिंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के हिसाब से तो फुली सहमत है, बट इसमें मैं बस एक एंगल और डालना चाहूंगा लक्ष्मण जी की, मार्केट का जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर हम एग्जांपल ले, अज्यूमिंग जो मूड है, मोमेंटम है, उनसे ही बनता है। वो हमेशा लास्ट 1 ईयर रिटर्न को ज्यादा अहमियत देते हैं कि पिछले 1 साल में कितना रिटर्न बना है। तो एग्जैक्टली अगर हम 1 साल पहले जाएंगे, अगस्त 2024, तो निफ्टी का रिटर्न 28% था। तो हमारा जो जो मूड ऑन द स्ट्रीट अगर हम बोले अगस्त 2024 में, बिकॉज उससे पहले 1 साल में 28% रिटर्न आया था, तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। नाउ लास्ट 1 ईयर रिटर्न निफ्टी 0, तो इसलिए 2 साल का रिटर्न एग्जैक्ट 28 है, फर्स्ट 28 एंड द नेक्स्ट 0, तो इट्स 2 साल। अब इतने बड़े बेस पे सेम 28% या डबल डिजिट रिटर्न आना ऑब्वियसली संभव नहीं हो पाता, बट इतने बड़े इवेंट्स के बावजूद, और हमने काफी सारे इवेंट्स देखे, चाहे वॉर है, जियोपॉलिटिकल इलेक्शंस है, एंड टैरिफ है, क्या क्या नहीं है, उसके बावजूद हम 0 पे। तो वन पॉइंट इज कि हम 0 पे रहना भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। उसके अंदर आप डाइसेक्ट करें तो बैंकिंग सेक्टर अकेला है विद 40% शेयर, जिसका +8% है लास्ट 1 ईयर रिटर्न। बाकी सब माइनस में है, चाहे एफएमसीजी है, चाहे आईटी है, चाहे कंजम्पशन है, ऑयल एंड गैस है, रिलायंस है, आप कोई भी सेक्टर उठा लीजिए। अब अकेला एक सेक्टर के दम पे मार्केट आगे बढ़ नहीं सकता। मार्केट को ओवरऑल ऊपर जाने के लिए विद अ डिसाइसिव, अब आज की मार्केट आप आज अगर इतनी अच्छा 4 दिन का मार्केट है, एक दिन में पूरा खराब हो गया, वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट लेवल्स उन्होंने नहीं मेंटेन किए। तो पूरा जो स्ट्रेंथ है वो बन नहीं पा रहा है, पूरा मोमेंटम बन नहीं पा रहा। एंड आई एम जस्ट गोइंग बैक, जो आपने एक्सपर्ट्स ने पॉइंट रेज किया था, जो इनडिसाइसिवनेस है, अनसर्टेनिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी शायद हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन और रहेगा। आई एम सेइंग हफ्ता फॉर द इमीडिएट फ्यूचर, बिकॉज ऑफ दिस जो पेनल्टी लगानी है और जो 25% बेस टैरिफ है, हो सकता है उसमें भी कमती आ जाए। एंड फाइनली जीएसटी रेट में जो इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है प्रधानमंत्री साहब ने, फाइनली उसका कलर फॉर्म शेप क्या लेता है, एंड एज आई रीड टुडे, वो हो सकता है मिड सितंबर से पुल होके अर्ली सितंबर हो जाए। तो आई एम सेइंग बिटवीन नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट 2 वीक्स, द बीइंग द टैरिफ, and then following that, in between अपना प्राइम मिनिस्टर मीटिंग विद चाइनीज काउंटरपार्ट, बिकॉज ही इज इन चाइना, एंड हमारी दोस्ती शायद और थोड़ी ज्यादा हो रही है, एंड उसके बाद ऑब्वियसली फाइनल जीएसटी का, आई थिंक दिस विल गिव कलर टू, बट अल्टीमेटली वी आर कंस्ट्रक्टिव ऑन द मार्केट. We've discussed, Lakshmanji, in the 3-4 months back also, this year is going to be stock pickers paradise. Fund managers के लिए बहुत मेहनत का काम है. Individual retail investors, please go through SIP, go through mutual funds, go through advisors. इंडिविजुअली डैबल करने के लिए इतना वो डेयरिंग ना करें,
we'll बिल्कुल maintain ये that. हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये आपने बहुत ही अच्छा सजेशन यहाँ पे दिया। हालांकि मैं और भी मुद्दे पे जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि इससे पहले सवाल के जवाब में अनुराग जी ने एक मुद्दा छेड़ दिया जो मेरे दिल के बड़ा करीब था। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कि एफआईज बेचे जा रहे हैं। आप देखिए कि 15 अगस्त को अनाउंसमेंट किया प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के, 250 पॉइंट गैप अप खुला, 200 पॉइंट आगे बढ़ा निफ्टी। इसके बावजूद अपना एफआई जो नेगेटिव पोजीशन रखे तो उसको कभी हल्का किए नहीं। एफआईज बेचे जा रहे हैं, प्रोमोटर भी बेचे जा रहे हैं, ठीक ठाक कंपनियों को प्रोमोटर बेचे जा रहे हैं। तो जब प्रोमोटर के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी कंपनी का प्रोमोटर अपनी कंपनी से बेहतर कौन जानता है, जब उसे लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा शेयर ऊपर नहीं उठेगा, बेच के निकल चले थोड़ा बहुत, एफआई बेच रहे हैं, तो खरीद कौन रहा है? खरीद तो डीआई रहा है, और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड के जरिए कहें या फिर डायरेक्ट कहें रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद रहा है। तो मेरे मन में सवाल उठा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वाकई वैल्यू बाइंग कर रहा है या फिर सिर्फ देख रहा है चार्ट में से सस्ता मिल रहा है ले लो, या फिर ऐसा तो नहीं कि फंसता जा रहा है यहाँ पे? अनुज जी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, रिटेल के पास पैसा बहुत है और मार्केट में वो पैसा डाल भी रहा है। आपने मंथ आफ्टर मंथ म्यूचुअल फंड के डेटा देखे हैं। देखिए लक्ष्मण जी, एक एजम्पशन होती है कि प्रमोटर से ज़्यादा अपनी कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टाटा सन्स ने टीसीएस में कितनी बार स्टेक बेचा और हर बार स्टॉक उससे कहीं ऊपर गया। तो कई बार प्रमोटर अपने वेरियस फैक्टर्स की वजह से बेचते हैं और ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा प्रमोटर एक अच्छा मार्केट टाइमर भी हो। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर के बेचने के बाद, सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको वर्लपूल का, जो पहली ट्रांजैक्शन हुई थी वर्लपूल की, जब उन्होंने बेचा कि हमारा स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, 1 साल के अंदर वो स्टॉक डबल हो गया था। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि एक पर्सपेक्टिव होता है। बुल मार्केट में ये चीज़ें होती हैं। बुल मार्केट में प्रमोटर्स अपने हिस्सा हायर लेवल पे बेचते हैं। बेयर मार्केट में प्रमोटर्स अपने स्टॉक को खुद बाय करते हैं, बाय बैक करते हैं या ओपन मार्केट से लेते हैं। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है और हर प्रमोटर का अपना एक अलग नज़रिया होता है। आज जो अपोलो हॉस्पिटल में ब्लॉक डील हुई, उसमें प्रमोटर्स ने उसको यूज़ किया डेट कम करने के लिए। तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ इस फैक्टर को लेकर आप ये बोल सकते हैं कि क्या रिटेल कहीं फंसने तो नहीं जा रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रमोटर्स ने स्टॉक बेचा है और उसके बाद भी स्टॉक काफ़ी ऊपर गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रमोटर्स ने अपना स्टॉक खरीदा है और उसके बाद भी स्टॉक वहाँ से नीचे आया है। हालांकि काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल आपने दिए हैं वैसे कि प्रमोटर बेच रहा है, इसका मतलब इवन एक रिटेल इन्वेस्टर यहाँ फंस रहा है। अनुराग सिंह साहब कुछ ऐड करेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, तभी तभी इन्वेस्टर को अपना एनालिसिस करना चाहिए। मेरा ब्रॉडर पॉइंट सिर्फ ये था कि प्रिडिक्टेबल बायर किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रिडिक्टेबल बायर हो जाएंगे तो फिर आपका फायदा कोई ना कोई उठाएगा ही। तो इट इज फाइन एंड दैट्स व्हाई डू नॉट वरी। एफआईआई बेच रहा है, अगर कल दाम बढ़ते हैं तो नुकसान तो उन्हीं का है ना। और अगर आपको एफआईआई को फॉलो करना है तो आपके पास भी ऑप्शन है, ना खरीदिए। नहीं खरीदने का ऑप्शन इन्वेस्टर के पास हमेशा है। तो राइट, और प्रमोटर्स भी हर किस्म के हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में 40% प्रमोटर ही होल्ड करते हैं आज तक और 10% गवर्नमेंट है, तो 50% ये है। तो अगर आप कल रिच बनेंगे इस मार्केट में, तो ये देखिए कि वो जिसके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है 50%, पहले वो रिच बनेगा। तो ये इक्वेशन है। अब इसमें आप इसको पसंद कीजिए ना कीजिए, इक्वेशन तो यही है। वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी कि है। क्वेश्चन अगर आपके आप सामने सुधीर। हाँ, मतलब ये है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, तो बॉम्बे में मैं, अगर मुझे अमीर बनना है प्रॉपर्टी खरीद के, तो पहले जिसकी है पहले तो वो अमीर बनेगा। आप कल बनेंगे नहीं बनेंगे, आप, ये मैटर नहीं करता है कौन। आपका या, जी सुदीप बंदोपाध्याय जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है ये। अलग अलग एग्जाम्पल दिया, पहले अनुराग जी ने और उससे पहले अनुज जी ने। आप कैसे देखते हैं इन सारे सिनेरियो को? मेरा तो बहुत ही सीधा सवाल है कि एक हमसे ज़्यादा किसी भी कीमत पे ज़्यादा समझदार एफआईआई है, हमसे ज़्यादा किसी भी कीमत पर ज़्यादा समझदार वो कंपनी है जो कंपनी का प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहा है, तो हम खरीदे जा रहे हैं, तो हम कितनी समझदारी कर रहे हैं? लक्ष्मण जी देखिए, या फिर गलत सोच रहा हूँ मैं? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जैसे अनुज जी ने कहा, अनुराग जी ने कहा, पर्टिकुलरली अनुज जी ने जैसे कहा, अब जैसे टीसीएस का शेयर टाटा सन्स ने बेचा, उसकी कोई मजबूरी है। दे नीडेड सम फंडिंग, दे नीडेड द फंड्स टू बी डिप्लॉयड समवेयर एल्स, तो उनको बेचना पड़ा। इसका मतलब नहीं दे आर लूजिंग फेथ इन टीसीएस और थिंकिंग कि टीसीएस का शेयर प्राइस आगे ऊपर नहीं जाएगा।
तो एफआईआईज का भी मैं बात नहीं, नहीं कई प्रमोटर जो है, कई प्रमोटर सुदीप जी इसलिए बेचे हैं ताकि उनको ज्यादा मुनाफा मिल रहा था तो बेच रहे थे, जी, मजबूरी मैं में आ रहा नहीं हूँ, मैं बेचे आ रहा कई हूँ, लोगों ने। मैं आ रहा हूँ लक्ष्मण जी, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। एफआईआईज की बात करिए तो वहां पे वो मामला साफ हो। एफआईआईज बेच रहे हैं, आज यहाँ पे बेच रहे हैं, यूएस में डिप्लॉय कर रहे हैं, उनको लगता है कि यूएस में उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, या चाइना में डिप्लॉय कर रहे हैं, कुछ कम एफआईआईज चाइना में डिप्लॉय कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है चाइना में वैल्यूएशन अच्छा है, चाइना में उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो सबका देखने का नजरिया अलग होता है, सबका मार्केट टाइमिंग, मार्केट उनका जो यूनिक सर्कमस्टांसेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे देख रहे हैं। तो मैं तो इसमें कहीं बुरा नहीं समझता हूं कि एफआईआई बेच रहा है या प्रमोटर बेच रहा है। प्रमोटर कहीं ना कहीं तो बेचेगा, कुछ ना कुछ तो बेचेगा, उसको भी तो लिक्विडिटी चाहिए, उनको भी चैरिटी करना है, उनको भी सोशल सर्विस में लगाना है और कहीं प्रोजेक्ट में लगाना है। तो कुछ अगर शेयर वो बेच रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई है? कोई बुराई नहीं है। अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है अलग बात नहीं, है। वो बेच रहे हैं तो बुराई नहीं मान रहा हूँ, बेच रहे हैं तो बुराई नहीं है, ना तो गलत काम कर रहे हैं। तो है उनका कि जब रिक्वायरमेंट है, सामने वाला बेच रहा है, सामने वाला बेच रहा उनका है तो हम रिक्वायरमेंट खरीदें है। तो हमें डर लगता है। लक्ष्मण जी देखिए, मार्केट में कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, तभी तो मार्केट चलता है। तो उनका व्यू, बेचने के लिए व्यू क्या है, उनका फंड रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं, हाँ बिल्कुल का बात जो अनुज जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। वो प्रमोटर आके स्टेटमेंट दिया, वैल्यूएशन ऊपर है, बेच दिया, उसके बाद शेयर डबल हो गया। वो देखिए उनका सोचने का तरह अलग है। वो वहां पे उनके कंपनी आई एम श्योर वाज अंडर सम प्रेशर टू जनरेट सम प्रॉफिटेबिलिटी। उनको इंडिया में एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी एग्जिट का मिला, उन्होंने एग्जिट कर लिया। आई एम श्योर दे हैवंट डन ए ग्रेट मार्केट एनालिसिस और फ्यूचर एनालिसिस ऑफ इंडिया, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं। तो ये ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बेच रहा है इसका मतलब हम खरीद रहे हैं तो हम गलत काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है। वैसे आज कोई बात कोई प्रमोटर बेच रहा लॉन्ग। है, आज कोई प्रमोटर बेच रहा है, वो कुछ पैसा उसको चाहिए, नहीं ले जाना है। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, उसी शेयर मैं खरीद रहा हूं, कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे कल सुबह एग्जिट करना है, मैं लॉन्ग टर्म व्यू लेके मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ, कौन सी बुराई है? आज ये भी बताऊंगा, मैंने ये लॉजिक आपको दिया था कि शायद मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर है, तो बट अब देखिए मार्केट का वैल्यूएशन ऊपर है, मैं किसी शेयर को 20 मल्टीपल पे खरीद रहा हूं। और अनुराग जी जो कह रहे हैं कि 10% रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रोथ इंडिया में है, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन वो 9-10 के पास है, तो 10 मिलना चाहिए। और शायद टैरिफ, अगर टैरिफ रहे तो शायद और भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ½ % ग्रोथ शेव ऑफ होगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो पर देखिए मेरा नजरिया तो लंबा है, तो मैं तो सिर्फ इस साल के लिए नहीं खरीद, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं कि आगे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ और भी होगा। ये जो पर्टिकुलर कंपनी जहां पे मैं खरीदारी कर रहा हूं उसका ग्रोथ विल बी मच हायर देन द एवरेज ग्रोथ। तो ये सब एज्यूम करके मैं खरीद रहा हूं। तो इट डजंट मीन कि मैं कोई मतलब गलत डिसीजन ले रहा हूं, कोई बेच रहा है और मैं खरीद रहा हूं। नहीं, मेरे सवाल के पीछे एक एक एग्जांपल और मैं देता हूं, क्योंकि एक एग्जांपल अनुज जी ने दिया, एक अनुराग जी ने दिया, और आपने बड़ा अच्छा से समराइज़ किया, बहुत ही बैलेंस तरीके से। गौरांग शाह साहब, इस एग्जांपल को आप सुनिएगा और फिर आप जवाब दीजिएगा। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, तो दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है कि अगर आप वाकिफ़ हो, अनुराग जी आप भी देखिए कि पहले कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो पहले प्रोमोटर अपना जो है सो प्रोजेक्ट बेचता है या फिर लैंड बेचता है, फिर आगे चल करके इन्वेस्टर उसको खरीदता है, इन्वेस्टर फिर रिटेलर को बेचता है। तो जब से प्रोमोटर लेके रिटेलर तक आता है तब तो अप्रिसिएट काफ़ी तेज रॉकेट की तरह कर रहा होता है, और जैसे रिटेलर ने ले लिया उसके बाद फिर उसका ग्रोथ रेट या तो कम हो जाता है, या फिर रिटेलर बेचारा कहता है अरे 4 साल में तो इतना दाम भाग गया था, अब तो हम लेके बैठे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। तो ये अगर फार्मूला अप्लाई करें, इस चश्मे से देखें, पता नहीं ये कितना सही होता है मार्केट के लिए। इस वजह से मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं प्रयास करता हूँ लक्ष्मण जी, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों की जो उलझन है उसको सुलझाने का प्रयास करता हूँ। काफी कुछ चर्चा हुई, प्रमोटर बेच रहे हैं, बड़े निवेशक बेच रहे हैं, या फिर हमारे गोरे बंधु मित्र बेच रहे हैं। ये अगर आप मतलब मैं एक आम निवेशक की बात कर रहा हूँ। अगर हाँ, आप अपनी विचारधारा, सोच और निवेश की रणनीति इन सब बातों पर ज्यादा निर्भर होकर के करेंगे, तो जहां तक मेरा अनुभव है और जहां तक मेरी समझ है, मैं कितना सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यानी कि आम निवेशक इस सब चीजों को ध्यान में रख करके फिर निवेश का निर्णय लेंगे, तो पहली बात तो आप सुलझे हुए निवेशक कभी नहीं बन पाएंगे, और दूसरी बात आप कभी निवेश ही नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि हम्म, विदेशी संस्थागत निवेशक जब बेचते हैं तो शाम को या फिर दूसरे दिन सुबह आपको पता चलता है कि हाँ भैया इन्होंने बेचा है। प्रमोटर का सवाल है तो सुबह जहाँ पर ब्लॉक न्यूज़ होती है तब पता चल जाता है। लेकिन मैं फिर से घूम फिर कर उसी बात पे आता हूँ कि आप अगर इन सब बातों पर ध्यान देंगे ना, पहले तो आप निवेश ही नहीं कर पाएँगे और दूसरा आप सुलझे हुए निवेशक नहीं बन पाएँगे। अनुज भाई ने कुछ 2-3 कंपनियों का नाम दिया, एक कंपनी का नाम और मैं जोड़ना चाहूँगा, इंटरग्लोब एविएशन। गंगवाल फैमिली मेरे ख्याल से 1200, 1500, 2000 से बेच रहे थे और आज उसका दाम 6000 के पार। तो उनकी सोच, प्रमोटर की सोच, समझ, सूझबूझ और उनकी ज़रूरतें। आप ये देखिए कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपके पास कितनी जोखिम झेलने की क्षमता है और उसके बाद निर्णय लीजिए। इन सब बातों पर अगर आप ज़्यादा तवज्जो देंगे या ज़्यादा ध्यान देंगे या ज़्यादा महत्व देंगे, तो कभी सुलझे हुए निवेशक आप हम्म। तो ये एक आपका लॉजिक था जो बिल्कुल आपने सारे जो एग्जाम्पल और जो दुविधा थी उस दुविधा को दूर करने की कोशिश की। जसप्रीत जी, आप इस पूरे डिबेट में मैं आपसे थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक पूछ लेता हूँ आपसे कि अ, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी अलर्ट हो जाना चाहिए क्या कि जब कोई प्रोमोटर बहुत धड़ल्ले से माल बेच रहा हो, जब एफआई किसी खास स्टॉक में धड़ल्ले से माल बेच रहा हो, तो किस लेवल पे जाके एक रिटेल इन्वेस्टर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं मामला कुछ गड़बड़ है यहाँ पे? लक्ष्मण जी, दो टाइप के सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे रिटेल इन्वेस्टर को सतर्क रहना चाहिए। पहला, जैसे मैं द वे आई एम लुकिंग एट इट एंड दिस इज माय पर्सनल व्यू, पहला, क्या उसका जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है उसका मटेरियल पार्ट वो बेच रहे हैं। एग्जांपल, क्लीन साइंस में 75% होल्ड करते हैं, उसमें से 25% बेच रहे हैं, मतलब 1/3 ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग गॉट सोल्ड इन 1 डे। ओके, 75% से सीधे 50 पे आ गए। कुछ तो सिग्निफाई कर रहा है। बट अभी कितनी जरूरत हो सकती है अगर आप एक बिजनेस आपने एक दिन में बेच दिया उठा के, और ऐसा कोई नहीं कि आपको बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। स्टॉक इज डाउन 30-40% फ्रॉम द प्रीवियस हाई। कुछ तो कुछ तो अगेन, नो कमेंट ऑन द स्टॉक, जस्ट ट्राइंग टू यूज एज एन एग्जांपल, कुछ तो दर्शा रहा है, राइट? डेस्परेशन है, आपको कहीं और पैसा चाहिए, स्टॉक के फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं, आउटलुक कर रहे हैं वगैरह। दैट्स वन, राइट? ये वर्लपूल में भी हुआ, उन्होंने भी मतलब डेस्परेशन में आके बेचा, तो ये एक सिचुएशन। दूसरा, अगर प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बहुत कम है ऑलरेडी, लेट्स से 15-20% है और लेस देन 25% है, उसमें से भी अगर वो अपना 2-3-4% बेच रहे हैं, देन ऑल्सो आई वुड हैव अ रेड अलार्म कि भाई, एक तो ऑलरेडी स्टेक कम है तो आप अपना स्टेक बढ़ाइए, आप स्टेक क्यों बेच रहे हैं? सो टिपिकली हम लोग उसी कंपनीज को फेवर करते हैं जहां पे प्रमोटर स्टेक 60-70% है, और कल को अगर बेच भी रहे हैं तो 2-3-4% से ज्यादा ना बेचें। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें लक्ष्मण जी, की a lot of places, a lot of platforms, as long as promoters सामने आकर ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि what are the reasons because of which they are selling। क्या वो 75% के ऊपर है तो रेगुलेटरी नॉर्म है, क्या वो फैमिली ऑफिस के खोलना चाह रहे हैं, क्या वो लेवरेज है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल ने खुल के बोला लेवरेज है, मुझे कम करना है, क्या वो नए बिजनेसेस में पैसा डालना चाह रहे हैं, और ये आजकल बहुत करते हैं, दिस इज नथिंग न्यू, राइट? प्रमोटर्स आर हैप्पी टू डिस्क्लोज ऑनेस्टली कि क्यों वो बेचना चाह रहे हैं, बिकॉज सामने वाला वो एक्सपेक्ट करता है और अप्रिशिएट करता है, और जितना वो अप्रिशिएट करता है उसी हिसाब से वो कॉन्फिडेंस लेके उस ब्लॉक में वो पार्टिसिपेट करे। तो आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल, वी शुड नॉट जज दिस प्रमोटर स्टेक सेल एज अ रेड फ्लैग, एक्सेप्ट द टू सिचुएशंस व्हिच आई सेड, जो हम उसको एज अ रेड फ्लैग देखते हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ और जो है जसप्रीत जी, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर प्रोमोटर अपना स्टेक सेल इसलिए बेच रहा है क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल किसी तरह के एक्सपेंशन प्लान में कर रहा है, नए वेरिएंट लॉन्च करने में कर रहा है, या फिर लोन उतारने में कर रहा है, तो फिर इसको पॉजिटिव नोट पर देखा जाना है कि कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहा है। ये एक हो सकता है। अब मैं अगले मुद्दे पर जाऊँगा ब्रेक के बाद, लेकिन चूंकि ये मुद्दा अनुराग सिंह जी आपने छेड़ा था, तो कुछ क्लोजिंग में कहना चाहेंगे बाकी लोगों की राय जानने के बाद संक्षिप्त में? नहीं, देखिए, सभी की राय तकरीबन ठीक है। लक्ष्मण जी, कहने की बात यह है कि मार्केट में फ्री लंच नहीं होता, और नहीं है, और ना होना चाहिए। अब आप फ्री लंच कहीं नहीं होता, मार्केट ही छोड़ दिए, कहीं नहीं होता है। मार्केट हर समय फेयरली प्राइस्ड है, जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइस्ड इन है। आप एक्सेसिव रिस्क लेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसमें रिस्क रहेगा। इस समय मार्केट फुल्ली प्राइस्ड है, 4 साल से फेयरली प्राइस चल रहा है, कोई बुराई नहीं है। उस पे कोई बेच रहा है, खरीद रहा है, आप अपने हिसाब से देखिए। मेरा लिमिटेड एडिशन ये था, आईपीओ, तमाम आईपीओ आ रहे हैं आजकल। बाय द वे, एफआईआईज भी बहुत सारे खरीद रहे हैं,
प्राइमरी मार्केट में, सॉरी यहाँ बेच रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में खरीद भी रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो कोई कंट्री से ही एग्जिट कर रहे हैं, नजरिया चेंज हो गया है, प्राइमरी मार्केट में भी पैसे बन रहे हैं। बाय द वे एफआई कोई एक इंसान तो है नहीं, हर तरह के लोग हैं उसमें। तो आप जो भी आईपीओ अब खरीदते हैं वहां पर भी तो प्रमोटर ही सेल कर रहे हैं ना, तकरीबन प्राइवेट इक्विटी एग्जिस्ट प्रमोटर्स जो हैं। तो फ्री लंच नहीं है, जहां भी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स जाके ग्रैब करेंगे। बड़ा पैसा हमेशा छोटे पैसे से थोड़ा बेहतर समझ पाएगा और रिस्क ले पाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर मार्केट में फुल्ली मैच्योर कंपनीज को खरीद रहा है उसका रिस्क भी कम है, रिलेटिवली कम है, राइट? क्योंकि वो स्टेबल कंपनी को खरीद, बस गलत प्राइस पे नहीं खरीदे। हर चीज का एक दाम होता है और दौर होते हर हैं। चीज़ का एक दाम होता है, उस दौर को देखे और उसको जज करके यहाँ पे खरीदे। हाँ, अपनी बात पूरी करी तो फिर मैं सिर्फ इतना कि इस समय दौर ऐसा है कि ऐसा ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता। देखिए जी, ये तो सब वो पिक्चर भी थोड़ी गलत है। जब फियर आए मार्केट में, और वेट करिए, कई बार कुछ समय लगता है आने में, फिर खरीदिए एकदम, बैक अप द ट्रक एंड बाय, राइट? लेकिन तब बायर गायब हो जाएंगे। हम लोग कर रहे हैं, आगे प्रोग्राम करेंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन देन ठीक है, बायर विल रन अवे, इंटरेस्टिंग। राइट? लेकिन यह कि सारे लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया। अब चूंकि हम लोगों ने लोगों को सतर्क किया, सजग किया कि क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, लेकिन अभी अचानक से 15 अगस्त के बाद हमें लगता है कि एक पूरा थीम चेंज होता हुआ दिख रहा है। चूँकि हम लोग अब तक यूएस की चिंता करते थे, चाइना क्या करेगा इसकी चिंता करते थे, अब यूएस की चिंता छोड़ करके चाइना रशिया से दोस्ती हो रही है। और एक जीएसटी रिफॉर्म के बाद लगता है कि अब हमें घरेलू मार्केट में बहुत ज़्यादा एपेटाइट है, वहाँ पे ज़्यादा गुंजाइश है, वहाँ जो घरेलू मोर्चे पे जो कंपनियाँ काम कर रही हैं, कंजम्पशन वाली कंपनियाँ, उनमें तो एक वहाँ पे कहाँ हम लोगों को दांव लगाना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए। दूसरा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो न्यू एज कंपनियाँ उस पर काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो कितना सेफ है। और आईपीओ की बात अभी अनुराग सिंह जी ने की। इन तीनों मुद्दे पर बातचीत करूँगा, आप लोगों की राय लूँगा। लेकिन फिर बाद अचानक से एक नया वेन्यू खुल गया है, या फिर कहीं कि एक नया एरिया खुल गया है जहाँ पे आप अपने पैसे को लगा सकते हैं, और वो क्या है, वहाँ पे कितनी गुंजाइश है, इस पे चर्चा करेंगे इस सेगमेंट में हम लोग। शुरुआत में करना चाहूँगा अनु सिंघल साहब आपसे कि क्या माना जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया, प्रधानमंत्री ने स्वदेशी स्टोर को बढ़ावा दो, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दो, इसका ऐलान किया, तो अब माना जाए कि आने वाले दिनों में ज़्यादा फोकस हमें घरेलू खपत वाली कंपनियों पर रखा जाए, या फिर वैसी कंपनियां जिनकी बाहर से निर्भरता कम हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा? अनुज जी। जी बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आप पॉइंट बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में रहने में इस समय फ़ायदा है। इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो मार्केट की रैली को लीड किया ऑटोज़ ने, एफएमसीजी ने और रिटेल ने, क्योंकि वाइट गुड्स ने, क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि जीएसटी कट जो है वो बहुत एक जान फूकने वाला कंजम्पशन में, तो सबसे ज़्यादा यही स्टॉक्स चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जीएसटी कट को सिर्फ एक वन स्टेप ना लिया जाए। इस सरकार का इस पूरे साल के शुरू से एक रिफॉर्म पर एजेंडा रहा है। आपको याद होगा इनकम टैक्स कट हुआ था बजट में, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, वो कहीं ना कहीं खो गया कुछ समय के बाद। उसके बाद लगातार आरबीआई ने रेट कट किया, अब जीएसटी कट। आप खुद एक स्टोरी कर रहे थे इस हफ्ते जिसमें आपने कहा कि सरकार इसके अलावा और रिफॉर्म्स भी लेकर आ रही है। तो एक चीज़ तो तय है, और वैसे भी ये हमारे यहाँ आदत भी है थोड़ी, जब आपकी बैक टू द वॉल्स होती हैं तब आप थोड़ा सा एक्शन लेते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एक सरकार की तरफ से एक पूरी कोशिश है कि इस कंजम्पशन को पूरी तरीके से रिवाइव किया जाए, शायद एनिमल स्पिरिट्स को पूरी तरीके से रिवाइव किया जाए। तो उसमें ऑब्वियसली आपका पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि सिर्फ जीएसटी ही नहीं है, जीएसटी तो एक बड़ा ट्रिगर है ही, बड़ा ऐलान है, लेकिन जीएसटी के सहारे सरकार बहुत सारी चीज़ें करना चाहती है, रिफॉर्म करना चाहती है, इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की, अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की। उसके बाद मुझे लगता है जीएसटी प्लस नॉन फाइनेंशियल रिफॉर्म बड़े पैमाने पर होने जा रहे हैं, तो ये बहुत सारे ये मौके देगा। सुदीप बंदोपाध्याय साहब, आपने इसको कैसे देखा है? बिल्कुल सही लक्ष्मण जी, मैं प्रोग्राम के शुरू में जो आपको गिना रहा था कि 3-4 चीज बहुत अच्छे हुए। एक तो जीएसटी कट की बात अभी हो गई है, अब ब्याज दर कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, सीआरआर कम हुआ है, ट्रांसमिशन हो रहा है इकोनॉमी में रेट कट का इफेक्ट, पीएमआई बहुत अच्छे आंकड़े आए पीएमआई के, तो ये और रेटिंग अपग्रेड हुआ है। तो ये सारे जो अच्छे जो फैक्टर्स हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में, इस पे ध्यान देना चाहिए। और साथ में आप जैसे कह रहे हैं, हम भी ये बिलीव करते हैं कि सरकार की तरफ से और भी ठोस कदम लिए जाएंगे जिसके एक्चुअल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े
और प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में ज्यादा आए, डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा मिले, तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं इकोनॉमी के लिए। और शायद ये स्टेप्स इसलिए भी लिए जा रहे हैं ताकि यूएस में जो एक्सपोर्ट होता था, उसमें जो अगर लॉस ऑफ एक्सपोर्ट अगर होता है और उसके चलते जीडीपी को कोई आधा % का एस्टिमेट ऐसा ही आ रहा है कि आधा % जीडीपी में इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। पर मैं ये मानता हूं कि ये तो काउंटर जरूर करना चाहिए, पर ये जो मेजर्स हैं ये बहुत ओवरड्यू थे। जैसे जीएसटी रैशनलाइजेशन, जब से जीएसटी लॉन्च हुआ था तब से ये व्यू ज्यादातर एक्सपर्ट का था कि इतने स्लैब्स जीएसटी में नहीं होते हैं, दुनिया भर में कहीं इतने स्लैब्स नहीं होते हैं और ये सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। तो चलिए अभी एक कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर आ गया है जिसके जरिए अब ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो ये अच्छा है, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और अनुज जी ने बिल्कुल सही बोला कि हम लोग शायद जब दबाव में आते हैं तभी कुछ इफेक्टिव रिफॉर्म वाली स्टेप्स लेते हैं। ये 91 से अगर आप देखें तो हिस्ट्री ऐसा ही रहा है। इस बार भी उम्मीद करेंगे कि अच्छे ठोस कदम लिए जाएंगे जो कि इकोनॉमी को बहुत अच्छा बढ़ावा देगा। हालांकि मुझे जो संकेत मिल रहा है ना वो ये कि ये जीएसटी रिफॉर्म और 15 अगस्त का ऐलान, ये सब जो है ना, आपने जो कहा कि ट्रिगर भले ही ट्रम्प प्रेशर में हो, लेकिन इस पूरे एनवायरनमेंट को सरकार एक मतलब कोविड टाइप के एनवायरनमेंट के तौर पर अपॉर्चुनिटी देख रही है। याद होगा आपको, कोविड के टाइम में सरकार ने एक के बाद एक लगातार 4 पैकेज का ऐलान किया था कि जहाँ पे इंसेंटिव भी दिए गए थे, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी। तो कुछ उस तरह की चीज़ें यहाँ पे तैयारी चल रही। चूँकि जब इंडस्ट्री वालों से बातचीत हुई सरकार की, तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने फीडबैक दिया है कि हमारे शो में, मुझे जहाँ तक याद, अनुराग जी ने बताया भी था कि यहाँ पे प्रोसीजरल दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये एक बड़ा इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा नेगेटिव होता है। तो वो सारी चीज़ों को अब शायद शॉर्ट आउट करता हुआ यहाँ पे दिखे हम। गौरांग शाह साहब, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक आपके पास आऊँ कि यहाँ से अगर हम इन सारे ट्रिगर को लें, जो सरकार ने कदम उठाने का ऐलान किया, उठना शुरू भी हो गया है, तो कहाँ इन्वेस्टर अपना पैसा लगाए? तो लक्ष्मण जी, केवल मात्र अर्थव्यवस्था को सकारात्मक या मजबूत बनाने के लिए सरकार कदम ले रही है ऐसा नहीं है। अर्थव्यवस्था को और खपत को बढ़ाने के लिए तो सरकार कदम उठा रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी ये कदम उठा रही है और शेयर बाजार के जो जो ढांचा है उसको भी मजबूत कराने के लिए औपचारिक स्तर पर जो संगठन है वो कदम उठा रहे हैं और मेरे ख्याल से अनिवार्य कदम। तो आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए और जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपके प्रश्नों को उत्तर देते हुए कहा कि स्थानीय मार्केट में जुड़ी हुई क्षेत्र जो है उस पर ध्यान दें। अब आप उसको एफएमसीजी ले लीजिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए, सीमेंट क्षेत्र ले लीजिए, रक्षा क्षेत्र, भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र हैं और इस क्षेत्र में काफी सारी कंपनियां हैं जहां पर आप नजर रख सकते हैं और सूझबूझ समझ और थोड़ा बहुत अभ्यास करने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो सीधे सीधे शेयर बाजार में आकर के निवेश करिए। अन्यथा एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम आपके पास उपलब्ध है एसआईपी का, जो मेरे ख्याल से कंपाउंडर रहा है अगर आपका नजरिया लंबी अवधि के लिए है। और मैं इस एक ही सांस में ये भी कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आपको आईटी या फिर स्पेशलिटी केमिकल्स या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी या टेक्सटाइल जहां पर वो तलवार लटक रही है टैरिफ के रूप में, वहां से आपको अपने आप को वंचित रखना चाहिए। अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो मेरे ख्याल से ये क्षेत्र में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सक्षम और मजबूत हैं। तो इस पे मैं आऊँगा अगर समय रहा शो में तो आगे। जसप्रीत जी, अनुराग जी ने, गौरांग शाह साहब ने तो कई सारे सेक्टर यहाँ पे गिना लिए। आपको सबसे आकर्षक सेक्टर कौन सा लगता है जो अब तक शांत रहा था, जो पोटेंशियल रखता है वैल्यूएशन वाइज, उसके ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से देखें तो? आई थिंक लक्ष्मण जी, वो कंजम्पशन ही है जो काफी टाइम से शांत रहा था और आई थिंक जो अभी उसको फिलिप मिला है वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आना चाहिए, बिकॉज काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो व्हाइट गुड्स में ले लीजिए या टू व्हीलर्स, सीमेंट, बेसिक गुड्स है, सब पे 28% चल रहा है और वो मतलब जब से जीएसटी आया, सुदीप जी ने बताया, तब से चला आ रहा है। तो ऑब्वियसली कंजम्पशन विल बी, हमारे हिसाब से तो हम जो टॉप 3 सेक्टर्स देखते हैं, कैपिटल, केपेक्स, कंजम्पशन,
उसमें अभी तक जो फाइट चल रही थी फॉर द लास्ट 2 इयर्स वो कैपिटल का मतलब बीएफएसआई स्पेस कैपिटल और केपेक्स वाले में चल रही थी। कंजम्पशन एक थर्ड थर्ड चाइल्ड की तरह से ट्रीट हो रहा था, बट आई थिंक अभी उसने अपना एक फ्रंट पे आया, तो वो एक नंबर 1 है। छोटे सेक्टर्स में आई वुड डेफिनेटली से कि सीमेंट, केमिकल्स और छोटा तो नहीं हेल्थ केयर, बट ये हमारे टॉप प्रायोरिटी में फिलहाल जो हम जहाँ पे सिग्निफिकेंटली ओवरवेट है। आई एम अगेन रिपीटिंग, सीमेंट, केमिकल्स और हेल्थ केयर एंड कंजम्पशन वो है जो ऑब्वियसली इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक। कंजम्पशन बहुत बड़ा है उसमें, मतलब इंडिविजुअल आप पॉकेट जाके देखेंगे तो एनफ एनफ अपॉर्चुनिटीज एंड आई थिंक अगेन, बट अगेन आई वुड अर्ज कि एक बार सितंबर फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक जब एक बार आ जाए उसके बाद ही लीजिए, बिकॉज जो एक लेवल का जो मूव था ऑलरेडी आ गया है, इसके बाद वो फाइन प्रिंट देख के ही करना चाहिए। और ऑल्सो बिकॉज व्हाट वी हेयरिंग फ्रॉम द चैनल है कि थोड़ा सा मार्केट में डिमांड थोड़ा पुश हो रहा है। आप जहाँ पे भी बात करेंगे तो वो बिकॉज पीपल आर नाउ वेटिंग कि अभी वो जीएसटी कट होना है तो उसके बाद ही करें, तो ये क्वार्टर थोड़ा सा हल्का पड़ सकता है। तो ये भी थोड़ा सा रुक जाएं और सितंबर में जब कट होने लगे या कट होने का डिसीजन होने लगे तो उस टाइम लें तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि घोषणा के बाद थोड़ा सा चीज़ें वैसे शेयर कई के ऊपर हो चुके हैं। अनुराग सिंह जी, ये सारे ऐलान को आप कैसे देख रहे थे, कहाँ पे आपको पोटेंशियल दिख रहा है? थोड़ा सा एक एक नजरिया दूं लक्ष्मण जी। देखिए 2 पॉइंट जो हमारा बजट है, मोदी जी ने अनाउंसमेंट तो की है, डिटेल्स अभी मिसिंग है। पिछले FY26 के बजट में करीब 2.5 लाख अकाउंटेड है फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स, 2.5 लाख करोड़ इंक्लूडिंग STT एंड ऑल दैट, राइट। वो इस साल ज्यादा बनेगा नहीं, ऊपर से ये थोड़ा लॉस ऐड कर दीजिए 1.8 लाख करोड़ का। या तो कहें कि बजट 51 लाख करोड़ की स्पेंडिंग नहीं होकर के 45 लाख करोड़ की स्पेंडिंग होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, नहीं तो फिर ये पैसा आएगा तो लोगों से ही। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन, देखिए हम तो मार्केट के लोग हैं, हमें तो इक्वेशन ऐड करनी होती है ना। तो एक फिलॉसफी, तो कहीं से भी वो मेकअप होगा पैसा। अब ये जीएसटी 5-6 साल से गवर्नमेंट डेटा तो एनालाइज कर रही है। आप मैकेंजी, BCG किसी को एम्प्लॉय कीजिए, कोई भी ये देख करके बड़ा स्मार्टली डेटा एनालिसिस करके बता सकता है कि देखिए यहाँ पर आपका ये 12% का स्लैब आप लूज कर रहे हैं, क्योंकि ये 18% पे भी कस्टमर खरीदता और ये 28 वाला 40 पे भी खरीदता। आप ये यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ कम कर सकते हैं। एक फिलॉसफी जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की है इंडिया में, वो ये है कि 90% लोगों को आप टैक्स से राहत दीजिए बिकॉज दे आर लार्जली द वोटर्स। टॉप 10% को जी भर के टैक्स कीजिए बिकॉज दे आर दी एलिट्स और दी प्रीमियम कस्टमर्स इन इंडिया। ये फिलॉसफी इनकम टैक्स स्लैब में भी दिखती है, जिसमें वो टैक्सेबल लोग कुल मिला के वही एक लिमिटेड सर्कल में रहते हैं, बाकियों को गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है। आई थिंक जीएसटी में लक्ष्मण जी तकरीबन वही होने जा रहा है। और इसका एक वो जो एक देखिए जीएसटी एक प्रोडक्ट कैटेगरी पर होना चाहिए, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेसी ने जो इन्वेंशन की है ना कि विद इन कैटेगरी दे डिवाइड एज प्रीमियम, मिड सेगमेंट एंड मैस मार्केट। आई थिंक ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। ये तकरीबन ये कार्स में आ जाएगा, ये आपके ड्यूरेबल्स में आ जाएगा, ये हर चीज में आ जाएगा। सो मुझे थोड़ा कम फेथ है। आई थिंक दी पीपल जो मार्केट्स में इन्वेस्टेड हैं उनके टैक्स बढ़ेंगे, मैस मार्केट के लिए कम होगा, लेकिन जो टॉप 10% है जिसकी पर कैपिटा इनकम इज लाइक अ मेक्सिको या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, $15,000 टाइप पर ईयर, गवर्नमेंट की फिलॉसफी है कि उन लोगों को आप टैक्स कीजिए ज्यादा, तो वो जो 12 पे खरीदते थे वो 18 पे जाएंगी, और जो वो 28 पे जीएसटी पे खरीदते थे वो 40 पे पहुंच जाएगा। अब ये गवर्नमेंट का फिलोसॉफिकल प्लान है। इफ यू आर इन द टॉप परसेंट, बी हैप्पी नहीं, कि हम इसको अनुराग जी, इसको अगर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपसे कहूँ कि जो आप कह रहे हैं कि टॉप 10% को टैक्स करिए, 90% को टैक्स नहीं करिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि गवर्नमेंट ये भी फिलॉसफी लेके चल रही है कि अगर हम चीज़ों को सस्ता कर देंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ तो टैक्स देंगे ही ना। 28% नहीं देंगे, 12% देंगे, 12% नहीं देंगे, 5% देंगे, लेकिन जब ज़्यादा खरीदेंगे तो इफेक्टिव कलेक्शन तो हमारा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इसी कैलकुलेशन पर आगे बढ़ रही है सरकार। नहीं, वो फिलॉसफी इंडियन, मुझे नहीं लगता हमारी ब्यूरोक्रेसी की वो फिलॉसफी है।
डीप डाउन फिलॉसफी उनकी नहीं यही है नहीं, एक्चुअली। ये स्टेटेड पॉलिसी है, ये स्टेटेड पॉलिसी है। देखो, जब टैक्स रेट घटा तो हम लोगों ने लक्ष्मण जी, पूछा कि आप पैसे कहाँ से जुटाएंगे, पैसे कम होंगे, तो साफ तौर सरकार ने कहा कि पैसे जो कम होंगे वो हम लोग जी इमीडिएट नहीं, लॉन्गर टर्म में वो जी, कंजम्पशन बढ़ेगा तो उससे हम लोग लेंगे। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ, लक्ष्मण जी देखिए, वो लेफर्स कब सब सब समझते हैं। देखिए, आप कुछ भी कीजिए, गवर्नमेंट का हर स्टेप अल्टीमेटली नेशनल इंटरेस्ट में ही होता है। वो 1960s में जब सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, तो वो स्टेटेड पॉलिसी ये थी कि वो गरीबों को लोन नहीं दे रहे हैं। अब सब लोग समझदार हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि किसके लिए क्या नेशनलाइज हुआ था। तो गवर्नमेंट की स्टेटेड पॉलिसी को आप एक तरफ रखिए। जो गवर्नमेंट बोलती है वो मैं नहीं सुनता हूं, जो गवर्नमेंट करती है वो मैं देखता हूं, और वही सबको देखना चाहिए। कुल मिला के 51 लाख मैं करोड़ इसमें के हालांकि या तो बजट कम करे। अगर बजट उतना ही है तो सर आएगा तो आप ही से और हमसे, कहीं हवा से तो पैदा होगा नहीं ना। डेफिसिट बढ़ाने का स्कोप है इस समय, तो पैसा आएगा आप ही लोगों से। एंड डीप डाउन ब्यूरोक्रेसी फिलोसफी वही है, और जो कि थोड़ा सा आई थिंक समवेयर इट्स नॉट राइट, कि टॉप 10% आर एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमी, दे आर रिच, दे उनको फर्क नहीं पड़ता, आप उनको कीजिए टैक्स, बट 90% आर दी वोटर्स, आप उनको जनरली खुश रखिए। देखिए, गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि जो जो 18 से 20 साल का वोटर था जिसने मोदी साहब को वोट दिया था, आज वो भी 30-32 साल का हो गया है। तो इवेल्युएशन हर आदमी कर रहा है कि मुझे क्या मिला। हालांकि आप बिल्कुल वोटर के चश्मे से आप देख रहे हैं, मैं इसको एक आम जनता के चश्मे से देख रहा हूँ। बाकी सुदीप जी आप कुछ बता दीजिए, मैं ज़्यादा डिफेंड नहीं करूँगा सरकार की। नहीं नहीं, डिफेंड करने की बात नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि देखिए अनुराग जी, मैं डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आ, जैसे जीएसटी वाला स्लैब रैशनलाइजेशन पहला दिन से जरूरी था। अब क्यों 4 स्लैब हुआ था, क्यों 6 स्लैब हुआ था, वो उसमें नहीं जाते हैं। रैशनलाइजेशन वाज नेसेसरी एंड रैशनलाइजेशन अभी हो रहा है, तो आई एम लुकिंग एट इट पॉजिटिवली। अब इसमें क्या होगा, रैशनलाइजेशन जैसे ही होगा कंजम्पशन में एक बढ़ावा जरूर आएगा। और देखिए आज आज सीमेंट, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 28% सीमेंट पे जीएसटी था। क्या लॉजिक है उसका? इट वाज जस्ट पुशिंग इन्फ्लेशन अप। कोई जरूरी नहीं था इसका, ये परकोलेट्स डाउन टू मल्टीपल थिंग्स, ये जो कॉस्ट। तो आज सीमेंट में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली विल हेल्प द कंजम्पशन, हेल्प द इकोनॉमी एंड हेल्प ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन टू एन एक्सटेंट। सिमिलरली देर आर सो मेनी अदर थिंग्स कंज्यूमर ड्यूरेबल, मैं तो ऐसे गिना सकता हूं, पर अभी समय की पाबंदी है तो। पर ये जरूरी था, ये हुआ। अब इसमें आप जो कह रहे हैं वो आज मैं इसमें हम लोग दूसरे फोरम पे चर्चा कर रहे थे कि टू व्हीलर में बहुत सारे कैटेगरी बनाए जा रहे हैं। अब ये बहुत ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत गलत है। ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टॉप एंड में कंजम्पशन शायद 1% ऑफ द टोटल व्हीकल सोल्ड, टू व्हीलर सोल्ड इन इंडिया होगा। और उसके लिए अब अलग स्लैब करेंगे, अलग कैटेगरी करेंगे, अलग असेसमेंट, अलग वो लिटिगेशन, तो ये करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आपका पॉइंट वहां पे सही है, शायद वहां पे सोच ठीक नहीं है जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं उनका, इसीलिए ये हो रहा है। ये कैटेगरी करने का कोई जरूरत नहीं है। पर कमिंग बैक टू द मैटर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सब रैशनलाइजेशन और सरकार की तरफ से जो एफर्ट्स अभी जा रहे हैं, ये समवेयर कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। और क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा यूएस में होता था, वहां पे कुछ दिक्कतें आ गई हैं, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ये एफर्ट लिए जा रहे हैं। बहुत पहले लेना चाहिए था, चलिए अभी तो हो रहा है। साथ में फॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन कम हो गया, ब्याज दरें कम हो रहा है, और भी कम होगा क्योंकि इट वारंट्स कि सितंबर में और एक रेट कट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा मोमेंटम बन जाएगा इकोनॉमी के लिए। होपफुली दैट विल काउंटर जो एक्सपोर्ट लॉस हमारा होगा, दैट विल काउंटर दैट, एंड इफ नॉट प्रोबेबली आगे चल के और भी अच्छा होगा। तो ये एक लॉजिक यहाँ पे दिया जा रहा है कि सरकार जो कदम उठा रही है उससे किस तरह से यहाँ पे फ़ायदा इकोनॉमी को मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अनुराग जी के अपने लॉजिक थे, सुदीप जी आपके अपने लॉजिक हैं। अब वो रिजल्ट बताएगा क्या होता है, हम लोग तो फिर मौका मिलेगा तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके इफेक्ट को लेके, इसके कितने फ़ायदे हुए हैं। लेकिन आप सही मेहमानों ने समय निकाला हमारे समय शो के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिमरिसी आवाज़।